दोस्तों स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही कमाल की वेब सीरीज जिसका नाम है बैड कॉप। अब इसका नाम बैड कॉप क्यों है ये तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। मेरी गारंटी है ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक लड़की के साथ मस्ती कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है और वो दावा करता है कि जिस लड़की के साथ तू रंग रलियां मना रहा है वो मेरी वाइफ है। अब इस बात को जानकर वो आदमी बहुत डर जाता है। फिर उसे और डराते हुए वो आदमी अपनी वाइफ को शूट कर देता है और जान से मार देता है। फिर वो उस आदमी से उसके सारे पैसे, उसकी घड़ी, उसका पर्स और उसके पास रखी हुई सभी कीमती चीजों को छीन लेता है। लेकिन इतना प्रेशर होने के कारण उस आदमी को अटैक आ जाता है और वो वहीं पर तड़पने लगता है। फिर उसको तड़पता हुआ देखकर वो लड़की भी उठ खड़ी होती है और इससे साफ पता चल रहा था ये दोनों मिलकर उसको ठग रहे थे और यही उनका पेशा था। अब इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदमी को कैसे बचाएं। फिर वो लड़की जिसका नाम श्रेया था वो जल्दी से YouTube खोलती है और एक वीडियो प्ले करती है। उस वीडियो को देखकर उसे पता चलता है कि इस आदमी को हार्ट अटैक नहीं बल्कि पैनिक अटैक आया है और फिर वे उसे एक्सरसाइज करवाकर उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन तभी होटल स्टाफ उनका दरवाजा खटखटाने लगता है। फिर वे दोनों उस आदमी की कार की चाबी लेकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो लड़का जिसका नाम अर्जुन था वो पार्किंग में एक आदमी का मर्डर होते हुए देख लेता है। अर्जुन को देखकर खूनी वहां से भाग जाता है। फिर अर्जुन उस आदमी को भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी अर्जुन को खूनी समझकर उसका हाथ पकड़ लेता है और जब अर्जुन अपना हाथ छुड़वाता है तो उसका ब्रेसलेट उस आदमी के ही हाथ में रह जाता है और इसी के साथ अर्जुन के हाथ पर एक खरोच भी आ जाती है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड श्रेया उसे वहां से चलने के लिए कहती है, वरना इस मर्डर के केस में वो दोनों भी फंस सकते थे। अगले सीन में हम करण को देखते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि करण और अर्जुन दोनों सेम दिखते थे। इस समय करण थाने में अपने साथी के साथ पूछताछ कर रहा था। फिर उसका सस्पेक्ट उसे बताता है कि आज भूचा ढाका पर माल उतरेगा, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वहां पर करण की सीनियर आती है और कहती है कि तुम जो भी इंक्वायरी करो उसमें सस्पेक्ट को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों करण की अपनी सीनियर के साथ कुछ ज्यादा नहीं बनती थी। फिर उसकी सीनियर वहां से चली जाती है और उसके जाते ही वो उस आदमी को दोबारा डरा धमका कर उससे पूछताछ करने लगता है। ये सब कुछ कैमरे से उसकी सीनियर देख रही थी। अब कहानी पास्ट में जाती है जहां कुछ शिकारी हाथी पर जहरीले तीरों से हमला कर देते हैं और उसे जान से मारकर उसके दांत निकाल लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी गणपति जी की पूजा कर रहा था और ये आदमी कोई आम आदमी नहीं था बल्कि इस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा था। इसका नाम कस्बे है जो अकेले ही पूरी मुंबई में स्मगलिंग करता है और यहाँ का बहुत बड़ा माफिया है। फिर अपनी पूजा खत्म करने के बाद वो वापस जेल में जाने लगता है क्योंकि ये सिर्फ पूजा करने के लिए ही जेल से बाहर आया था। फिर कुछ देर बाद वो जेल में पहुंच जाता है। तभी उसका वकील उसे कहता है कि आपके ऊपर तो अभी भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि कोर्ट आपको दूसरी जेल में शिफ्ट कर दे। इस जेल में कस्बे एक राजा की तरह राज करता था और किसी में भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। फिर कस्बे अपने वकील को कहता है कि मुझे यही जेल सबसे बढ़िया लगती है और मैं यहीं पर रहूंगा। उसके बाद कस्बे से जेल में उसका भांजा राघव मिलने आता है और उसको कहता है कि हमारा माल आने वाला है, लेकिन कस्टम वाले काफी ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। फिर कस्बे कहता है तुम चाहे जो भी करो लेकिन मेरा माल सही सलामत पहुंच जाना चाहिए। कस्बे के भांजे को ये डर था कि अगर उसने कस्टम ऑफिसर के साथ कुछ भी किया तो पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे। अगले सीन में हम सीबीआई ऑफिसर आरिफ खान को देखते हैं जो उस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने आए थे जो होटल में हुआ था। यहाँ वो पुलिस वालों को बताते हैं कि इसका नाम आनंद मिश्रा है और ये मेरा दोस्त हुआ करता था। फिर एक पुलिस वाला बताता है कि कत्ल के टाइम यहाँ पर एक लड़का और लड़की भी मौजूद थे जिन्होंने पहले होटल में एक आदमी को ठगा और फिर उसकी कार लेकर भाग गए। तभी आरिफ की नजर लाश के हाथ पर जाती है और उसे पता चलता है कि मरने से पहले आनंद ने खूनी को रोकने की कोशिश की थी और उसके नाखून में उसके डीएनए सैंपल भी छूट गए थे। फिर वो नाखून में मिले डीएनए सैंपल को फोरेंसिक लैब भिजवाने का ऑर्डर देता है और खुद सीसीटीवी की फुटेज देखने लगता है। उसको पता चलता है कि सारे कैमरे अपने आप ही चलने बंद हो गए थे और इसीलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया और जब मर्डर हो रहा था तो सभी गार्ड्स टाइम पास करने के लिए बाहर गए हुए थे, इसी वजह से उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर आरिफ अपने सभी ऑफिसर्स को कहता है तुम अभी इस केस से जुड़ी सारी चीजों का पता लगाओ। तभी हम अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड श्रेया को देखते हैं
जो सबसे पहले अपने खून वाले कपड़े चेंज करते हैं और फिर अर्जुन किसी और की गाड़ी चुराकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक पुलिस वालों को उस आदमी की कार के बारे में पता चल गया होगा। तभी कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां हम दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं, जिसमें से एक भाई तो काफी शैतान था और दूसरा काफी समझदार। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि करण और अर्जुन ही थे, जिसमें करण अक्सर अपने शैतान भाई अर्जुन को बचाया करता था। तभी अर्जुन करण से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले तेरा भाई ही तेरे लिए खड़ा होगा। तभी प्रेजेंट में श्रेया कहती है कि तुम अभी करण के पास कॉल करो, वो ही हमें इस झमेले से बाहर निकाल पाएगा। लेकिन अर्जुन कहता है ये बात मैं फोन पर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसकी बीवी देविका को ये बात पता चली कि करण मुझसे बात करता है तो वो मेरे भाई का जीना मुश्किल कर देगी। फिर वे दोनों करण के घर के बाहर पहुंच जाते हैं ताकि मौका मिलते ही अर्जुन करण से मदद मांग सके। दूसरी तरफ करण जब अपने घर आता है तो देखता है उसकी सीनियर वहां पर पहले से ही मौजूद थी और यही उसकी वाइफ देविका है। फिर वो करण से आज के बारे में सवाल पूछने लगती है, लेकिन करण उस पर भड़क जाता है और कहता है कि मैं बॉस को जवाब दूं या बीवी को। फिर उन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है और उनकी बातों से पता चलता है कि ये पहले एक ही पोजीशन पर हुआ करते थे, लेकिन देविका का प्रमोशन हो गया और वो करण की सीनियर बन गई। अब करण को घर के साथ साथ ऑफिस में भी अपनी बीवी की जी हजूरी करनी पड़ती है, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर बहस करते करते वे दोनों डिवोर्स की बात करने लगते हैं और तभी उनकी बेटी भी आ जाती है जो उन्हें लड़ने से रोकती है। फिर देविका अपनी बेटी को सुलाने के लिए ले जाती है और करण के पास उसके साथी राहिल का मैसेज आता है, इसलिए करण भी राहिल के साथ काम पर निकल जाता है। तभी अर्जुन करण का पीछा करने लगता है ताकि उसे अकेले पाकर उसकी हेल्प मांग सके। कुछ देर बाद करण सीधा उसी कंसाइनमेंट वाली जगह पर पहुंच जाता है और देखता है कि वो जगह पूरी तरह से सुनसान पड़ी है। तभी उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है, इसलिए वो अकेले ही अंदर चला जाता है। तभी देविका को उसका इन्फॉर्मर बताता है कि करण सर की जान को खतरा है, जो माल पकड़ने के लिए ढाका गए हैं। ये बात जानते ही देविका करण के पास कॉल करती है, लेकिन उसका फोन तो कार में ही रह गया था। तभी वहां करण से उसका भाई अर्जुन मिलता है, जो कि उसको मर्डर के बारे में बताने आया था, लेकिन वो कुछ भी बता पाता उससे पहले ही करण पर गोली चल जाती है और फिर वे दोनों भाई जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां राहिल भी आ जाता है, जो करण को बचाने आया था, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। फिर करण और अर्जुन दोनों ही गुंडों से लड़ते हुए वहां से भागने लगते हैं। तभी देविका भी करण को बचाने के लिए अपनी टीम भिजवा देती है। फिर पुलिस सायरन की आवाज सुनकर गुंडे भी वहां से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ गुंडे तो अभी भी करण अर्जुन का पीछा कर रहे थे। ये दोनों उन गुंडों से बचकर निकलने ही वाले थे कि तभी अर्जुन के सीने पर और करण की पीठ पर गोली लग जाती है और ये दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। तभी हम आरिफ को देखते हैं, जिसे नाखून में डीएनए सैंपल मिला था और वो अपने आदमी को कहकर डीएनए का मैच निकलवाने को कहता है। दूसरी तरफ करण को ढूंढने के लिए लोग समुद्र में उतर जाते हैं और जब देविका वहां आती है तो पुलिस वाला बताता है हमने करण सर को ढूंढ लिया है और उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। फिर देविका भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और करण को इलाज के लिए ले जाया जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। दूसरी तरफ आरिफ के साथी ने भी डीएनए का मैच निकलवा लिया था, जो अर्जुन से मैच कर जाता है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं करण को होश आ चुका था, लेकिन चुकाने वाली बात यह थी कि असल में ये करण नहीं बल्कि अर्जुन था। लेकिन देविका तो अर्जुन को ही करण समझ रही थी और करण इस समय कहाँ है और किस हालत में है ये किसी को भी नहीं पता था। फिर देविका करण को खतरे से बाहर देखकर डांटने लगती है, क्योंकि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो तो सिर्फ अपने भाई के बारे में ही सोच रहा था कि वो अब किस हाल में होगा, वो जिंदा है भी या नहीं। लेकिन तभी देविका अर्जुन की उतरी हुई शक्ल देखकर उस पर शक करने लगती है कि जरूर तुम्हारे साथ राहिल के अलावा कोई और भी था और तुम मुझे बता नहीं रहे। लेकिन अर्जुन चुप रहता है, वो इस राज को राज रखता है कि वो करण नहीं बल्कि अर्जुन है। उसके बाद कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ शिकारी हाथी के दांतों की तस्करी कर रहे थे। अब इनका क्या सीन था ये हमें आगे पता चलेगा। तभी प्रेजेंट में हम कस्बे को देखते हैं, जिसके पास वही आदमी खड़ा था जिसको टॉर्चर करके करण उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा था। इनकी बातों से पता चल रहा था कि कस्बे ने ही करण को मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे, क्योंकि वो बार बार उसके माल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर वो अपने भांजे पर गुस्सा हो जाता है
और कहता है कि तू किसी काम के लायक नहीं है, तुमसे एक काम भी ठीक ढंग से नहीं होता। फिर कस्बे अपने एक आदमी को कहता है तुम बाला को बुलाओ, वही अब इस पुलिस वाले को संभालेगा। फिर जब वो आदमी जेल से बाहर आता है तो बाला को फोन करता है, लेकिन कस्बे का भांजा उसे धमकाने लगता है। वो कहता है कुछ भी हो लेकिन बाला नहीं आना चाहिए। दोस्तों ये बाला कौन है और लोग इससे इतना डर क्यों रहे हैं, ये आपको आगे पता चलेगा। फिर वो कहता है कि ये काम मैं खुद करूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला आरिफ को करण और अर्जुन के बारे में बता रहा था कि अर्जुन एक चोर है और करण एक पुलिस वाला जिसको एक फैमिली ने गोद ले लिया था, और इसी कारण से करण की जिंदगी सुधर गई और अर्जुन अभी भी गलत संगत में है और एक सड़क छाप गुंडा है। फिर आरिफ पूछता है कि मर्डर वाले दिन करण कहाँ था। फिर उसका साथी बताता है कि वो अपनी चौकी पर थे। फिर वो पुलिस वाला आरिफ को अर्जुन की साथी श्रेया के बारे में भी बताता है। फिर आरिफ करण से मिलने जाता है। तभी उसके हायर ऑफिसर उसे बताते हैं कि अब ये केस तुम नहीं बल्कि गोपाल संभालेगा। लेकिन आरिफ जिद पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि आनंद मिश्रा एक ईमानदार जर्नलिस्ट था और साथ ही वो मेरा दोस्त भी था, इसलिए या तो मैं इस केस को संभालूंगा या फिर अपनी नौकरी अभी छोड़ दूंगा। उसकी इतनी लगन देखकर उसके सर मान जाते हैं क्योंकि वो अपने काबिल ऑफिसर को खोना नहीं चाहते थे। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि करण की वाइफ ही उसकी बॉस है, इसलिए तुम्हें उनसे आराम से बात करनी होगी वरना बात बढ़ सकती है। तभी देविका अर्जुन को अपने घर ले आती है और उससे बातें करने लगती है। अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करे क्योंकि वो तो खुद को ही संभालने में लगा हुआ था। लेकिन तभी देविका डिवोर्स की बात छेड़ देती है और ये बात सुनकर अर्जुन और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। देविका उसे कहती है कि तुम अभी आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। अब कमरे में जाकर अर्जुन तुरंत ही श्रेया को फोन करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि करण शायद मर चुका है। फिर वो अपने भाई की मौत के बारे में सोचकर रोने लगता है। फिर श्रेया उसे संभालती है और कहती है कि तुम मौका मिलते ही वहां से निकल जाना वरना पुलिस तुम्हें कभी भी पकड़ सकती है। तभी देविका के ऑफिसर उसे फोन करके बताते हैं कि सीबीआई तुमसे पूछताछ करने वाली है क्योंकि हाल ही में जो आनंद मिश्रा मर्डर केस हुआ है उसमें करण का भाई अर्जुन प्राइम सस्पेक्ट है। ये बात सुनकर देविका के होश उड़ जाते हैं। तभी करण श्रेया को कहता है कि तुम बोट का इंतजाम करो, मैं रात को ही तुमसे मिलता हूँ, फिर हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। तभी अर्जुन के पास देविका आती है और बताती है कि अर्जुन मर्डर करके भाग गया है, वो जरूर तुमसे बात करने के लिए आएगा। फिर अर्जुन उसे कहता है कि अगर उसने खून किया है तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। अर्जुन के मुंह से ये बात सुनकर देविका को बहुत ही हैरानी होती है क्योंकि करण तो हमेशा ही अर्जुन की साइड लेता था, लेकिन आज उसे क्या हो गया। तभी कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहां करण अर्जुन की वजह से डांट खा रहा था। तभी अनाथ आश्रम का वार्डन बताता है कि अर्जुन के कारण ही तुम्हें कोई गोद नहीं ले रहा। ये बात सुनकर करण थोड़ा उदास हो जाता है। इसके बाद प्रेजेंट में अर्जुन देविका के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि मैं करण नहीं बल्कि अर्जुन हूँ और वो मर्डर मैंने नहीं किया था। फिर वो लेटर लिखकर वहाँ से चुपचाप श्रेया के साथ निकल जाता है और जब श्रेया को लेटर के बारे में पता चलता है तो वो अर्जुन के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि पागल, तेरी गलती की वजह से अब हमें देविका कभी भी पकड़ सकती है। लेकिन तभी उनकी कार के ऊपर हमला हो जाता है जो कि कस्बे के भांजे ने किया था क्योंकि वो भी अर्जुन को करण ही समझ रहा था। अब ये दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं और सेफली मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं। अब ये बात जैसे ही कस्बे को पता चलती है कि उनकी लापरवाही की वजह से एक बार फिर से करण बचकर निकल गया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि पुलिस वालों को बार बार छोड़ने से अब सभी पुलिस वाले उसके बारे में जान जाएंगे और हमारे पीछे पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ वे दोनों बोट से वहां से भागने ही वाले थे कि तभी अर्जुन को समझ आ जाता है कि शायद करण को कस्बे ने ही मरवाया है और ये बात सोचकर वो यहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। वो श्रेया को कहता है कि अब तो मुझे पता लगाना ही होगा कि कस्बे ने मेरे भाई को क्यों मरवाया, लेकिन श्रेया उसे कहती है कि करण को भूल जाओ और यहाँ से चलो। फिर वो अर्जुन को ये भी याद दिलाती है कि कैसे करण ने तुम्हें अनाथ आश्रम में अकेला ही छोड़ दिया था और अपनी नई फैमिली के साथ वहां से चला गया था। लेकिन अर्जुन कहता है कि वो चाहे जैसा भी हो लेकिन बुरे वक्त में वो हमेशा मेरे साथ था, उसने हर बार मेरी हेल्प की और अभी उसे मेरी जरूरत है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर श्रेया कहती है कि जो लेटर तुम घर पर छोड़कर आए हो अब तक तो वो देविका भाभी ने पढ़ लिया होगा और अगर उसने पढ़ लिया तो हम दोनों फंस जाएंगे। ये बात सुनकर अर्जुन सीधा देविका के पास जाता है ताकि लेटर को वहां से हटा सके। तभी हम देखते हैं कि देविका की बेटी को प्यास लगती है और वो उसे पानी ला कर देती है। वो लेटर भी वहीं पर पास में ही पड़ा हुआ था। फिर वो जैसे ही लेटर को उठाकर पढ़ने लगती है अर्जुन वहां पर आ जाता है और देविका वो लेटर नहीं खोलती। फिर देविका उससे पूछती है कि तुम आखिर गए कहाँ थे, लेकिन तभी कोई आधी रात में उनका दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजा खुलने
पर हमें पता चलता है कि दरवाजे पर तो आरिफ खड़ा था, जो वहां पर करण से आनंद मिश्रा के केस की पूछताछ करने के लिए आया था। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम ऑफिसर आरिफ को देखते हैं, जो करण के घर पूछताछ करने के लिए आए हुए थे। फिर इतनी रात को आरिफ को अपने घर देखकर वे दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं और अर्जुन तो डबल डरा हुआ था, क्योंकि उसको डर था कि देविका कहीं उसका लिखा हुआ लेटर ना पढ़ ले। फिर आरिफ उन दोनों को कहता है कि मैं आनंद मिश्रा मर्डर केस के बारे में आप दोनों से पूछताछ करने के लिए आया हूँ, और बताता है कि इस केस में अर्जुन प्राइम सस्पेक्ट है। उसके फोन की लास्ट लोकेशन भी इसी बिल्डिंग के आसपास की है। अब ये सारी बातें बताकर आरिफ उनसे सवाल जवाब शुरू कर देता है और पूछता है कि आप लोग अर्जुन से कब मिले थे। सबसे पहले अर्जुन अपने चाल ढाल को बदलता है और आरिफ से कहता है कि मैं अर्जुन से 2 साल पहले ही मिला था, उसके बाद हमारी कभी भी कोई बात नहीं हुई। अर्जुन को ये डर था कि कहीं आरिफ उसे पकड़ ना ले। फिर वो कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरा भाई कभी भी खून नहीं कर सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन आरिफ कहता है कि मैं इस केस की जड़ तक जाऊंगा और खूनी कोई भी हो मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। इतने में देविका की बेटी जाग जाती है। फिर देविका आरिफ को कहती है अब आपको जाना चाहिए, मेरी बेटी डिस्टर्ब हो रही है। फिर आरिफ उनसे कहता है कि आपको एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने होंगे जो इसी केस से रिलेटेड है। फिर देविका उन पर साइन कर देती है। अब बारी आती है अर्जुन की, और ये बात सोचकर उसकी हवा निकल जाती है कि अब वो करण के साइन कैसे करेगा। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि अर्जुन चोरी चकारी के साथ साथ साइन करने में भी माहिर है। उसे पता था करण किस तरह से साइन करता है, इसलिए प्रेजेंट में वो करण के साइन कर देता है और फिर आरिफ वहां से चला जाता है। आरिफ को इन दोनों पर पक्का शक था, इसलिए वो उनके घर में एक माइक लगा देता है ताकि वो इन दोनों की बातें सुन सके। तभी देविका अर्जुन से कहती है कि तुम्हारे भाई ने कुछ तो बड़ी गलती की है और उसी की सजा आज हमें मिल रही है। लेकिन अर्जुन कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। उस समय आरिफ इन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी देविका अर्जुन से उस लेटर के बारे में पूछती है कि इसमें मेरे लिए तुमने क्या लिखा था। फिर अर्जुन झूठ बोल देता है कि मैंने तो इसमें अपने दिल की बात लिखी थी, क्योंकि आमने सामने बात करने पर हमारा झगड़ा हो जाता है। फिर देविका उसे वो लेटर वापस कर देती है और कहती है मुझे अभी कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी मैं इन केसेस में काफी उलझी हुई हूँ। फिर अर्जुन उस लेटर को चुपचाप अपने पास रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जंगल में शिकारियों का एक गिरोह हाथी के दांतों की तस्करी कर रहा था। तभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उन्हें रोक लेते हैं। फिर वे उन्हें रिश्वत खिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ कस्बे एक प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट हो रहा था। तभी उसके पास डेविड नाम का एक आदमी कॉल करता है। डेविड कहता है कि तुमने कंसाइनमेंट पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन तुम लोग तो पुलिस को ही मारने में लगे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा माल फंस जाएगा। फिर वो कस्बे के भांजे राघव को गालियां देने लगता है, लेकिन इस बात पर कस्बे भड़क जाता है और डेविड से कहता है राघव मेरे बेटे जैसा है, मेरे अलावा कोई और उसे कुछ भी नहीं कह सकता। और बात रही तेरे कंसाइनमेंट की, तो वो तुझे जल्दी मिल जाएगा। इतना बोलकर वो फोन काट देता है और अपने काम में लग जाता है। नेक्स्ट डे हम अर्जुन को देखते हैं, जो आज कर्ण की तरह वर्दी पहनने की ट्राई कर रहा था और इसके लिए वो ऑनलाइन वीडियो भी देख रहा था। फिर वो तैयार होकर अपने थाने आता है, लेकिन यहाँ पर तो वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था, क्योंकि उसे पता तक नहीं था कि उसे किसे सैल्यूट करना है और किसके साथ हाथ मिलाना है। फिर अर्जुन अपने भाई के कैबिन को ढूंढने लगता है कि आखिर करण बैठता कहाँ था। तभी उसकी नजर एक चाय देने वाले छोटू पर पड़ती है और वो उससे कहता है कि छोटू एक चाय मेरी टेबल पर भी रख दो। उसके बाद वो उसके पीछे पीछे अपने कैबिन में आ जाता है। अर्जुन भले ही चोर था, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट था। फिर देविका अर्जुन को बुलाती है और बॉस होने के नाते वो अर्जुन से पूछती है जब तुम अर्जुन से नहीं मिले थे तो उसके फोन की लास्ट लोकेशन हमारे घर के आसपास क्यों बता रही थी। फिर इस बात पर अर्जुन जवाब देता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो पूछती है अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम और राहिल भोचा ढाका क्या करने गए थे और वहाँ गोलियां क्यों चली थी। इस बात पर अर्जुन सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं इसे क्या जवाब दूं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि करण ने फायरिंग के टाइम कस्बे और उसके भांजे राघव का नाम लिया था। फिर वो देविका को बताता है कि राघव ने ही गोलियां चलवाई थी। इस बात से देविका एग्री हो जाती है और कहती है कि बाकी की कहानी मैं अपने आप इन्फॉर्मर से जान लूंगी और अब से ये केस मैं खुद ही लीड करूंगी। तभी हम आरिफ को देखते हैं। फिर एक कांस्टेबल उसे बताता है कि एक आदमी ने उस लड़की को अपनी कार यहीं पर छोड़ते हुए देखा था। ये बात सुनकर आरिफ सोच में पड़ जाता है कि उसके साथ तो लड़का भी होना चाहिए था, क्योंकि होटल में अर्जुन और वो लड़की दोनों ने ही लूटमार की थी। तभी सब लोग राहिल को श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं। उस समय आरिफ भी वहां पर आया हुआ था। फिर अर्जुन जैसे ही
ही उसके पास जाता है तो आरिफ उसे कहता है कि अगर मुझे तेरा और अर्जुन का कोई भी कनेक्शन पता चला तो तेरी वर्दी भी तुझे बचा नहीं पाएगी। फिर अर्जुन उसे ऊंची आवाज में कहता है कि सच चाहे जो भी हो लेकिन तुम मानोगे नहीं, क्योंकि तुम पहले ही अर्जुन को खूनी मान बैठे हो। अब जाओ और सच का खुद ही पता लगा लो। इसके बाद अर्जुन सीधा वहां से अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और फिर वे एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर श्रेया उसे कहती है कि यहाँ से भाग जाना ही हमारे लिए सही होगा, अब तुम्हें करण के चक्कर से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन कहता है नहीं, मुझे ये केस किसी भी कीमत पर सॉल्व करना है, तभी हम इस लफड़े से बच पाएंगे। लेकिन वो देविका बहुत ही सवाल करती है। फिर श्रेया उसे कहती है कि तुम्हें उसे अपने प्यार में फंसा लेना चाहिए, तभी वो सवाल पूछना कम करेगी। लेकिन अर्जुन कहता है नहीं, उसका करण के साथ डिवोर्स होने वाला था। लेकिन श्रेया उसे कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके देविका को अपने बस में करना ही होगा, तभी वो हमारी जान बचाएगी। ये बात सुनकर अर्जुन इस बारे में सोचने लगता है। तभी हम आरिफ को आनंद मिश्रा के न्यूज चैनल के हेड से बात करते हुए देखते हैं। वो उस आदमी से सवाल जवाब कर रहा था, लेकिन उस आदमी को तो कुछ भी पता नहीं था। तभी एक आदमी आकर बताता है कि आनंद सर के कैबिन से पिछले हफ्ते एक दुबई की टिकट मिली थी। फिर आरिफ सोच में पड़ जाता है कि वो आखिर दुबई में करने क्या जाने वाला था। दूसरी तरफ देविका अर्जुन के साथ राघव पर नजर रखे हुई थी, क्योंकि उसे टिप मिली थी कि वो यहीं पर आने वाला है। तभी अर्जुन देविका को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कान पर जूं भी नहीं रेंगती। तभी देविका राघव को आता हुआ देखती है और ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। ये दोनों देखते हैं कि राघव के आदमी एक जगह से माल को ट्रक में लोड कर रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि आखिर उन बॉक्स में है क्या। इसके बाद राघव ट्रक लेकर वहाँ से निकलने लगता है। फिर देविका अपनी टीम को फोन करती है ताकि ये लोग उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। फिर अर्जुन कहता है हमारे पास इतना समय नहीं है। फिर वो पेट्रोल की बोतल से वहां पर धमाका कर देते हैं और उन दोनों को देखकर राघव और उसके आदमी वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि अगर कोई उनके हाथ लगता तो पुलिस उन्हें टॉर्चर करती और उनसे बचने के बाद कस्बे उन्हें जान से मार देता। ये दोनों काफी देर तक उन लोगों का पीछा करते हैं और लकीली राघव के खास आदमी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तभी अर्जुन राघव का पीछा करने लगता है और इस दौरान उसकी गन नीचे गिर जाती है। फिर मौका मिलते ही राघव अर्जुन के ऊपर गन तान देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वो अर्जुन के साथ क्या करता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जब राघव अर्जुन को मारने वाला था, तभी वहां पर देविका आ जाती है और उसे बचा लेती है। फिर वे दोनों मिलकर राघव को अरेस्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हम कस्बे को देखते हैं। वो अपने ही आदमी को बुरी तरह से मार रहा था, क्योंकि वो बस आधा माल बचा कर लाया था और बाकी का आधा माल पुलिस ने जब्त कर लिया था। और इसी माल के चलते पुलिस ने राघव को भी पकड़ लिया था। तभी वहां पर कस्बे की बड़ी बहन आ जाती है, जो राघव की माँ थी। आते ही वो कस्बे को एक चाटा मारती है और कहती है कि तेरी वजह से आज मेरा बेटा जेल में है। इतना बड़ा डॉन होने के बावजूद वो अपनी बहन के सामने कुछ भी नहीं कह पाता। फिर उसकी बहन रोने लगती है और अपने भाई से कहती है कि अब मेरे बेटे राघव का क्या होगा। उसे पता था ये काम आसान नहीं है, फिर भी वो इस काम में पड़ा ताकि वो तुम्हारे सामने खुद को साबित कर पाए। फिर कस्बे अपनी बहन को वादा करता है कि मैं अपने भांजे को बचा कर रहूंगा। फिर वो अपने वकील को कहता है कुछ भी करके मेरे भांजे को बाहर निकालो। दूसरी तरफ आरिफ खान आनंद मिश्रा की वाइफ से मिलने जाता है और कहता है कि मुझे आनंद के कमरे की तलाशी लेनी है, शायद उसकी मौत से जुड़ा कुछ राज वहां मुझे मिल जाए। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि आनंद और आरिफ दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे। एक बार आनंद ने आरिफ को काफी महंगी वॉच गिफ्ट की थी, जो कि उसने अपने सीक्रेट ड्रॉर से निकाली थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और आरिफ सीधा आनंद के रूम में वही ड्रॉर खोल कर देखता है और उसे वहां पर आनंद का लैपटॉप और हार्ड डिस्क मिलती है। फिर वो आनंद की वाइफ को बुलाता है और उनसे लैपटॉप का पासवर्ड पूछता है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि मुझे तो ये तक नहीं पता था कि आनंद का कोई सीक्रेट ड्रॉर भी है। अपने पति की मौत के कारण वो बहुत ज्यादा उदास थी। दूसरी तरफ थाने में अर्जुन राघव को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था और इसी दौरान उसके मुंह से निकल जाता है कि बता किसने मेरे भाई को मारा है। अब ये बात देविका भी सुन लेती है और वो उससे पूछती है कि कौन सा भाई। फिर अर्जुन बात घुमाते हुए कहता है कि मैं राहिल की बात कर रहा हूँ, वो भी मेरे भाई जैसा था और इन्हीं लोगों ने उसकी जान ली है। फिर देविका खुद राघव से पूछती है कि तुम करण को क्यों मारना चाहते थे। ये बात सुनकर राघव हंसने लगता है। फिर देविका कहती है जितना हंसना है हंस लो, मैं तेरी सारी हंसी गम में बदल दूंगी। फिर राघव देविका से गंदी बातें करने लगता है और इस बात से गुस्सा होकर देविका उसे मारते मारते ट्रक के पास ले जाती है। तभी वहां पर कस्बे का वकील राघव को छुड़ाने के लिए आ जाता है, लेकिन देविका कहती है कि अब पहले ये ट्रक खुलेगा, क्योंकि मुझे माल देखना है कि आखिर इसमें है क्या। ये बात सुनकर राघव और उसका वकील दोनों ही डर जाते हैं, यानी ट्रक में जरूर कोई इलीगल सामान था
जिसके कारण वो लंबे टाइम के लिए अंदर जा सकता था और शायद उसमें हाथी के दांत होंगे। तभी वकील देविका की बात एमएलए से करवाता है। फिर एमएलए देविका को कहता है कि जो ट्रक तुमने पकड़ा है उसे फौरन छोड़ दो और राघव को भी, ये मेरा ऑर्डर है। और देविका उनकी बात मान जाती है, लेकिन फिर वो अपनी शर्त रखती है कि ट्रक छोड़ने से पहले मैं देखना चाहती हूँ कि उसमें आखिर है क्या। और ये बात सुनकर वकील की हालत फिर से खराब हो जाती है। फिर पुलिस वाले ट्रक का ताला तोड़ते हैं और अंदर छानबीन करने लगते हैं, लेकिन ट्रक में उन्हें कोई भी गैर कानूनी चीज नहीं मिलती, जिसके कारण राघव को अरेस्ट करके रखा जा सके। उस ट्रक में एक पूल टेबल भी पड़ा था। उसको देखकर देविका हैरान हो जाती है कि आखिर ये यहाँ क्यों पड़ा है। फिर जब ट्रक में कुछ भी इलीगल सामान नहीं निकलता तो वकील की जान में जान आती है और फिर वो कहता है कि मेरे वकील बिजनेसमैन है और वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। फिर पुलिस वाले राघव और माल को छोड़ देते हैं, लेकिन तभी देविका अपना दिमाग चलाती है और कहती है कि अब तो ये माल आपको गोडाउन से लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी एंट्री हो चुकी है। माल यहाँ से निकलवाने में 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे, इसलिए मुझे तो ये मुश्किल लग रहा है कि आप राघव और माल को यहाँ से आज ही ले जा पाओगे। फिर वो कागजों का बहाना बनाकर माल को मंडे तक के लिए थाने में ही रोक लेती है, क्योंकि अगला दिन सैटरडे का था तो कार्रवाई के बाद ट्रक मंडे को ही मिल पाएगा। अब इसमें वकील भी कुछ नहीं कर पाता। तभी रात को अर्जुन कस्बे के बिजनेस के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी उसे करण के कमरे से फोन बजने की आवाज आती है और फिर जब वो फोन ढूंढने लगता है तो उसे पता चलता है कि फोन की आवाज एक सूटकेस से आ रही है, लेकिन अर्जुन को उसका लॉक पता नहीं था। तभी वहाँ देविका आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी सो नहीं पा रही, इसलिए तुम जाकर उसे सुला दो। फिर अर्जुन सूटकेस को बेड के नीचे डालकर रिया को सुलाने चला जाता है। फिर रिया कहती है पापा मुझे वही स्टोरी सुनाओ जो आप मुझे हर रोज सुनाया करते थे, लेकिन अर्जुन को तो वो स्टोरी पता ही नहीं था। फिर अर्जुन उसे अपनी और अपने भाई की कहानी सुनाने लगता है और ये देखकर देविका को भी फील होता है कि शायद अर्जुन अपने भाई को मिस कर रहा है, क्योंकि कहानी सुनते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर देविका उसे कहती है कि अगर आज तुम हमारे साथ सोना चाहते हो तो सो सकते हो। फिर अर्जुन सोचता है कि यही अच्छा मौका है देविका को अपनी साइड करने का, इसलिए वो वहीं पर चुपचाप सो जाता है। देविका को भी लग रहा था शायद ये सुधर रहा है, इसलिए वो भी उसे माफ करने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन वो बेचारी इस बात से अनजान थी कि यह करण नहीं बल्कि उसका भाई अर्जुन है। अगले सीन में हम देखते हैं सीबीआई ऑफिस में सभी ऑफिसर्स मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ पर आरिफ खान आ जाता है और सभी को डांटने लगता है। वो कहता है कि इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं और तुम लोग मौज मस्ती कर रहे हो। फिर वो अपने एक खास आदमी को आनंद का लैपटॉप और हार्ड डिस्क देता है और उसे ब्रेक करने को बोलता है। फिर वो अपने दूसरे साथी से पूछता है कि तुमने इस केस में क्या पता लगाया। वो कहता है कि उस होटल में मर्डर वाली रात एक पार्टी चल रही थी और हमें 11 लोगों पर शक है जो मर्डर कर सकते हैं। वे सभी लोग काफी अमीर लोग थे। तभी दूसरा ऑफिसर कहता है कि हमारे पास अर्जुन का डीएनए है तो इससे साबित हो जाएगा कि ये मर्डर उसी ने किया होगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना चाहिए ताकि हम इस केस को बंद कर सकें। फिर आरिफ कहता है कि अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड ने एक होटल में एक आदमी को लूटा और उसी टाइम मर्डर भी हुआ, जिसका मतलब ये है कि अर्जुन एक साथ 2 जगह पर नहीं हो सकता, खूनी जरूर कोई और ही होगा और अब हमें उसे पकड़ना है। तभी नेक्स्ट डे अर्जुन अपने लिए शक्कर की चाय मांगता है, लेकिन जैसे ही वहाँ देविका आती है तो वो करण की तरह कॉफी पीने लगता है। फिर वो अर्जुन को कहती है कि आरिफ मर्डर केस की पूरी जांच कर रहा है और मैं जानती हूँ कि तुम अर्जुन का साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि 2 साल पहले भी तुमने अर्जुन को बचाया था जब उसका कनेक्शन डेविड के साथ अटैक में निकला था। तुम्हारे कहने पर मैंने ही उसका नाम हटाया था। ये बात सुनकर अर्जुन को एहसास होता है कि उसके भाई ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। फिर देविका कहती है अगर अर्जुन हमें सच बता दे तो शायद हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। ये बात सुनकर अर्जुन टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं। तभी वो देखता है कि एक आदमी गुंडे का स्केच बनवा रहा था और उसे यहीं से आइडिया आता है कि उसे भी उस रात मर्डर करने वाले का स्केच बनवाना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भागते हुए उसका हल्का फुल्का चेहरा देख लिया था। दूसरी तरफ आरिफ आनंद के केस में उन 11 बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछताछ करना शुरू कर देता है, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ अर्जुन स्केच आर्टिस्ट से खूनी का चेहरा बनवा लेता है। तभी आरिफ के पास उसका साथी आता है और बताता है कि उन 11 सस्पेक्ट में से केवल 10 लोग ही आए थे और उनमें से एक कहाँ है ये हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तक हमें उसका नाम एड्रेस कुछ भी नहीं पता चला। हो सकता है वो ही खूनी हो। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कस्बे से मिलने के लिए जेल के अंदर आता है और ये वही खूनी था जिसने आनंद को मारा था। अर्जुन ने भी इसका ही स्केच बनवाया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
5th एपिसोड में हम देखते हैं अर्जुन ने उस खूनी का स्केच बनवा लिया था जिसने उस रिपोर्टर आनंद मिश्रा की हत्या की थी। फिर वो अपने जूनियर कांस्टेबल को वो स्केच दिखाता है और कहता है कि इस क्रिमिनल के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो। लेकिन तभी दूसरा कांस्टेबल कहता है कि एक एक करके ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा, आप ऐसा कीजिए कि आप साइबर डिपार्टमेंट से हेल्प लीजिए। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि किसी भी आदमी का डाटा निकलवाने के लिए उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। बिना अपने सीनियर की परमिशन के ऐसे काम नहीं किए जा सकते थे। और दूसरी समस्या ये थी कि अर्जुन की हायर ऑफिसर खुद देविका थी, उसकी वाइफ। फिर काफी सोचने के बाद अर्जुन के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो उस स्केच को सीधा साइबर क्राइम के ऑफिस में अनमोल के पास ले जाता है। अनमोल की अभी यहाँ पर नई ज्वाइनिंग हुई थी। फिर अर्जुन उसके साथ इमोशनल ड्रामा करने लगता है और कहता है कि इस आदमी ने मेरे साथी राहिल को मारा है। मैंने इसका स्केच तो बनवा लिया, लेकिन हर जगह से परमिशन लेने पर काफी समय बर्बाद होगा और इतने समय में ये क्रिमिनल यहाँ से भाग जाएगा। काश हम इसका पता जल्दी लगा पाते। फिर अनमोल अर्जुन की बातों में फंस जाता है और कहता है कि सर, मैं राहिल सर के कातिल का पता लगाने में आपकी हेल्प करूंगा। फिर वो उस स्केच को लेकर सारे रिकॉर्ड्स चेक करने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो अर्जुन के पास आता है और बताता है कि सर, मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, कोई भी इस स्केच से मैच नहीं करता। फिर वो अर्जुन को सलाह देता है कि अगर आप इसको पकड़ना चाहते हैं तो आपको किसी अच्छे इन्फॉर्मर की हेल्प लेनी होगी। फिर अर्जुन सोच में पड़ जाता है। फिर अर्जुन सीधा श्रेया को फोन लगाता है और कहता है कि मैं एक स्केच भेज रहा हूँ, इस आदमी को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। उस समय अर्जुन की सारी बातें माइक के जरिए आरिफ भी सुन रहा था। अर्जुन श्रेया को बताता है कि यह स्केच वाला आदमी वही है जिसने आनंद मिश्रा का मर्डर किया था। यह सुनकर आरिफ भी चौंक जाता है। तभी आरिफ का साथी कहता है कि क्यों ना हम इस रिकॉर्डिंग की हेल्प से उसको पकड़ लें। लेकिन आरिफ कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा कि मैंने बिना परमिशन के एक पुलिस वाले के घर पर रिकॉर्डर कैसे लगाया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये लोग अभी भी समझ नहीं पाए थे कि वो कर्ण नहीं अर्जुन है। अगले सीन में हम देखते हैं जेल के अंदर कस्बे और उसके साथी खुशी मना रहे थे और नाच रहे थे, क्योंकि कस्बे का भांजा राघव जेल से छूट गया था। तभी कस्बे के पास डेविड का फोन आता है और वो उसे फिर से धमकाने लगता है। वो कहता है कि तू मुझसे 20 करोड़ रुपया एडवांस ले चुका है और तेरा भांजा आधा माल पुलिस को सौंप आया। मुझे किसी भी हालत में मेरा पूरा माल वापस चाहिए। तुम्हारे पास 5 दिन का समय है, वरना वे चीनी लोग मुझे मार देंगे। फिर कस्बे कहता है मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी तरफ आरिफ की टीम श्रेया की कॉल ट्रेस करके उसके होटल में पहुंच जाती है जहां पर वो छुपी हुई थी। फिर जैसे ही वो होटल से बाहर आती है तो आरिफ अपने साथियों के साथ उसका पीछा करने लगता है ताकि वे लोग जान पाए कि आखिर वो जा कहां रही है। तभी श्रेया की नजर आरिफ पर पड़ती है और फिर वो उसे चकमा देकर वहां से भागने लगती है। फिर वो अर्जुन को कॉल करके बताती है कि मेरे पीछे सीबीआई वाले पड़े हैं। ये बात जानकर अर्जुन टेंशन में आ जाता है कि आखिर आरिफ उसका पीछा कब छोड़ेगा। फिर वो श्रेया को कहता है कि सबसे पहले तुम अपना फोन फेंक दो और यहाँ से बचकर निकल जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर श्रेया बिल्कुल ऐसा ही करती है और वहाँ से बचकर निकल जाती है। फिर आरिफ अपने साथियों को डांटने लगता है कि एक लड़की हमारे हाथ से बचकर कैसे निकल गई और हम सिर्फ देखते ही रह गए। अगले सीन में हम अर्जुन को देखते हैं जो कि डिनर कर रहा था। तभी देविका उससे पूछती है कि तुमने ये घड़ी सीधी पहननी कब से शुरू कर दी। फिर अर्जुन बहाना बनाते हुए कहता है कि अब मैं सारे काम सीधे करता हूँ। ये बात देविका को थोड़ी अजीब लगती है और वो उसकी बातों में आ जाती है। तभी देविका के पास उसके कांस्टेबल का फोन आता है कि कल कस्बे का लॉयर उसका ट्रक ले जाने आएगा। लेकिन देविका कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उस ट्रक में जो बाथ टब है वो कस्बे के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये बात सुनकर अर्जुन भी सोच में पड़ जाता है। फिर अगले दिन सुबह अर्जुन अनमोल को कहकर सेम कस्बे के ट्रक जैसा ट्रक मंगवाता है और फिर सीधा उस ट्रक को वेयर हाउस ले जाता है जहां पर कस्बे का ट्रक भी रखा हुआ था। फिर वो पुलिस वालों को बताता है कि इस ट्रक को मैंने सीज किया है, इसलिए इसकी एंट्री कर दो। फिर जैसे ही वो ट्रक अंदर आता है तो अर्जुन एक आदमी से कहकर पूरे गोडाउन में आंसू गैस छुड़वा देता है, जिसके कारण पूरा वेयर हाउस धुएं से भर जाता है। फिर मौका मिलते ही वो वहां से कस्बे के ट्रक की चाबी चुरा लेता है। फिर वे धुएं का फायदा उठाकर ट्रक की नंबर प्लेट्स बदल देते हैं और फिर जैसे ही धुआं हटने लगता है अर्जुन बहाना बनाता है कि मेरे पास ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि जो ट्रक मैंने अभी अभी पकड़ा है उसे छोड़ना होगा। फिर वे लोग अपना लाया हुआ ट्रक वहीं पर छोड़कर कस्बे का ट्रक उड़ा कर ले जाते हैं और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलता।
फिर जब कस्बे के लोग ट्रक लेने आते हैं तो पता चलता है कि ट्रक में तो माल है ही नहीं। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। फिर अर्जुन अनमोल के साथ मिलकर उस ट्रक को एक जगह पर छुपा देता है। फिर जैसे ही ये खबर कस्बे को पता चलती है कि उसका माल गायब हो चुका है तो वो सबको गालियां देने लगता है और कहता है कि मुझे मेरा माल जल्द से जल्द वापस चाहिए। फिर वो ये काम अपने खास आदमी बाला को सौंप देता है और अपना माल वापस लाने को कहता है। तभी राघव कहता है कि बाला तो आनंद मिश्रा को मारकर अंडरग्राउंड है, लेकिन बाला कहता है कि मैं ये काम भी संभाल लूंगा, मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। ये देखकर राघव को उस पर गुस्सा आता है कि मेरा मामा खुद इसकी साइड ले रहा है। फिर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सीबीआई ऑफिसर आरिफ खान अपने साथियों को डांट रहा था क्योंकि वे लोग अभी तक कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाए थे। तभी उनका एक साथी वहां पर आता है और बताता है कि करण अर्जुन से बात कर रहा है। करण अर्जुन को एक मंदिर के पास बुलाता है। फिर ये बात सुनते ही आरिफ भी वहां पर जाने का प्लान बनाता है ताकि वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ सके। और इसी के साथ 5वें एपिसोड का एंड हो जाता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं आरिफ सीधा उसी मंदिर में पहुंच जाता है जहां पिछले एपिसोड में करण ने अर्जुन को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वहां पर तो उसे बस करण ही मिलता है और वो खुद ही अर्जुन था। आरिफ वहां आकर अर्जुन से कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी अपने भाई अर्जुन से 2 साल से बात नहीं हुई, फिर तू अपने भाई की गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा था। फिर अर्जुन अपनी साइड की स्टोरी बताता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझे भी सब पर नजर रखनी पड़ती है। फिर वो आरिफ को वही स्केच दिखाता है और बताता है कि मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे इस आदमी के बारे में बताया है कि इस आदमी का आनंद मिश्रा मर्डर के साथ कोई लेना देना है, इसलिए अब तुम इसका पता लगाओ। फिर आरिफ कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। फिर अर्जुन उसको उसका रिकॉर्डर दिखाता है जो आरिफ ने ही उसके घर पर लगवाया था। फिर अर्जुन बताता है कि मैंने ही करण बनकर झूठी कॉल की थी ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर बुला सकूं। अगर मैं चाहता तो तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हारे सीनियर को भी कर सकता था कि तुमने बिना किसी परमिशन के मेरे घर पर माइक्रोफोन प्लांट किया था, लेकिन मैं भी इस कातिल को ढूंढना चाहता हूँ, इसलिए तुमको मुझ पर भरोसा करना ही होगा। फिर ये बात सुनने के बाद आरिफ भी अर्जुन के ऊपर भरोसा कर लेता है और उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ थाने में कस्बे का वकील हंगामा मचा रहा था कि हमारा माल ट्रक से गायब हो चुका है। तभी वहां देविका आती है और उसको शांत करवाती है, लेकिन वो तो गुस्से में धमकी देकर वहां से चला जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। इस बात को लेकर देविका भी टेंशन में आ जाती है कि आखिर मेरे अंडर सीज किया गया ट्रक, उसके अंदर से माल गायब कैसे हो सकता है। तभी देविका के पास किसी की कॉल आती है और फिर वो जल्दी से वहां से चली जाती है। उस समय बाला भी देविका के ऊपर नजर बनाए हुए था। तभी श्रेया भी एक जगह पर जाकर अर्जुन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर जैसे ही अर्जुन उससे मिलने के लिए जाता है तो उसके पास किसी की कॉल आती है और फिर वो श्रेया से मिलने के लिए नहीं जाता। फिर अर्जुन सीधा अपने घर आता है और देखता है कि देविका भी वहां पर मौजूद थी। असल में इन दोनों के साथ इनकी बेटी ने ही प्रैंक किया था क्योंकि आज करण और देविका की एनिवर्सरी थी। फिर देविका कहती है चलो आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं और इस बात पर अर्जुन भी मान जाता है। फिर जब देविका तैयार होकर आती है तो अर्जुन उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि आज वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और अर्जुन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है क्योंकि वो उसके भाई की वाइफ थी। फिर उनकी बेटी पूछती है मोम आज हम कहाँ जा रहे हैं। फिर देविका कहती है वहीं जहाँ तुम्हारे पापा और मैं पहली बार मिले थे। अब ये बात सुनकर अर्जुन चौंक जाता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि करण और देविका कहाँ पर मिले थे। फिर अर्जुन दोबारा से माइंड गेम खेलता है और कहता है कि आज तो वो जगह बंद है। फिर वे लोग पास के ही एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए चले जाते हैं। बाला भी उनके पीछे पीछे वहीं पर पहुंच गया था। दूसरी तरफ राघव कस्बे के पास जाता है और पूछता है कि आपने ये काम मुझे क्यों नहीं दिया। फिर कस्बे उसको समझाता है कि तू मेरे बेटे जैसा है, तुम्हें जितनी आशिकी करनी है तू कर और नौकरों वाले काम तू बाला को करने दे। ये बात सुनकर राघव शांत हो जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन और देविका दोनों डिनर कर रहे थे। तभी अर्जुन देखता है कि उसके सामने श्रेया बैठी हुई थी जो उसको बहुत ही अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। फिर वो अर्जुन को वॉशरूम में आने का इशारा करती है। फिर अर्जुन देविका से बहाना बनाकर वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में जाते ही श्रेया उसको पकड़ लेती है और कहती है मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करते करते सड़ रही थी और तू यहाँ मजे से डिनर कर रहा है, तू मुझे किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल। फिर अर्जुन उसे समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है। तभी कस्बे से मिलने के लिए डेविड का एक आदमी आता है जो आते ही कस्बे को धमकी देने लगता है। वो कहता है कि अगर डेविड का माल टाइम पर नहीं पहुंचा तो इसी बंदूक से तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये सुनते ही कस्बे उसका गला काट देता है और कहता है कि अगर डेविड ने
बोला तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने ये बात कैसे कही? अब ये सीन देखकर आप समझ ही गए होंगे कस्बे कितना खतरनाक आदमी है। तभी डिनर करने के बाद अर्जुन अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ जाता है और अपनी बेटी को सुलाने के लिए चला जाता है। फिर कुछ देर बाद देविका अर्जुन को ड्रिंक ऑफर करती है, क्योंकि उसको लगने लगा था कि करण अब पूरी तरह से बदल चुका है। फिर वे दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। देविका कहती है कि जब से तुम हॉस्पिटल से लौटे हो तुम मेरी सारी बातें मानने लगे हो, और सही बताऊं तो मुझे तुमसे फिर से प्यार हो गया है। ये बात बोलकर देविका अर्जुन के करीब आने लगती है, और फिर जैसे ही वो उसे किस करने लगती है अर्जुन खुद को रोक लेता है और वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। फिर वो वॉशरूम में आकर काफी सोचता है कि मैं देविका को ये सब करने से कैसे रोकूं। तभी देविका के पास कांस्टेबल का फोन आता है कि कस्बे सर का माल गायब होने से पहले गोडाउन में आखिरी एंट्री करण सर की थी। ये सुनकर देविका हैरान हो जाती है, और जब अर्जुन बाहर आता है तो देविका उससे पूछती है कि गोडाउन से वो माल तुमने ही चुराया है ना? ये बात सुनकर अर्जुन देविका को सब सच बता देता है। फिर सच्चाई जानते ही देविका उस पर भड़क जाती है और उसको भला बुरा कहने लगती है। वो कहती है तुम कभी भी सुधरने वाले नहीं हो, अब तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर सवाल उठाए जाएंगे कि मेरी कस्टडी से माल गायब हो गया। फिर अर्जुन उसे समझाता है कि कल राहिल मारा गया और अब मैं भी मारा जा सकता हूँ, लेकिन मेरा सच जानना जरूरी है कि कस्बे इस माल के पीछे क्यों पड़ा है। फिर वो देविका से 24 घंटे का समय मांगता है ताकि वो उस पूरे रायते को समेट सके, लेकिन देविका कहती है कि मैं तुम्हें 24 नहीं 48 घंटे का समय देती हूँ और उसके बाद वो माल मुझे वापस चाहिए। इस बात से अर्जुन भी एग्री कर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सीबीआई ऑफिस में आरिफ का एक आदमी आनंद मिश्रा की हार्ड ड्राइव को चेक करने में लगा हुआ था। वो उसे क्रैक कर लेता है और फिर वो तुरंत ही आरिफ को बुलाता है। दूसरी तरफ अर्जुन जेल में सीधा कस्बे से मिलता है और उसको उकसाने लगता है ताकि कस्बे गुस्से में आकर उसे बता दे कि वो माल उसके लिए इतना जरूरी क्यों है। दूसरी तरफ आरिफ हार्ड ड्राइव में से आनंद मिश्रा की वीडियो देख रहा था, जिसमें आनंद मिश्रा बता रहा था कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए कई सारे जानवरों को मार डालते हैं, जैसे हाथी दांतों के लिए, शेर चमड़ी के लिए, और ऐसे ही बहुत सारे जानवर जो अपनी खाल और हड्डियों के लिए बिना वजह मार दिए जाते हैं। और ये सारा काम कस्बे करवा रहा है, जो जेल के अंदर बैठकर एक बहुत बड़ा गिरोह चला रहा है। जेल से बाहर उसका सारा काम उसका भांजा राघव संभालता है, और इस काम में उनके साथ दुबई का एक ब्रोकर जिसका नाम डेविड है वो भी शामिल है, और उसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा। वही कस्बे के लिए अलग अलग डीलर लेकर आता है और पैसों का लेन देन भी देश के बाहर निपटा देता है। इस पूरे नेटवर्क में काम इस ढंग से होता है कि कस्बे आराम से उन जानवरों की बॉडी पार्ट्स को स्मगल कर पाता है, और उसके इस काम में मिनिस्टर भंडारी भी शामिल है, जो कि उसे पॉलिटिकल सपोर्ट देता है और उसको कुछ भी होने नहीं देता। कस्बे के साथ इस काम में बहुत सारे पुलिस वाले भी शामिल हैं, और उन पुलिस वालों में राहिल खान, कमिश्नर जाधव और करण नायक भी शामिल है। करण नायक का नाम सुनकर आरिफ खान के होश उड़ जाते हैं कि ये भी उनसे मिला हुआ है। तभी अर्जुन के सामने कस्बे अपना हाथ बढ़ाता है और उससे एकदम दोस्तों की तरह बिहेव करता है। ये देखकर अर्जुन भी परेशान हो जाता है कि आखिर करण का इसके साथ क्या नाता है। वो समझ जाता है कि कस्बे मुझे करण समझ रहा है। तभी आरिफ कहता है, करण अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं अर्जुन कस्बे के साथ बैठकर चाय पी रहा था और अभी भी इसी सोच में डूबा था कि कस्बे मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहा है, जबकि कुछ दिन पहले ही इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। अब इसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे करण और कस्बे दोनों पुराने दोस्त हैं। तभी कस्बे अर्जुन से कहता है कि तुम तो मेरे भाई जैसे हो, इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो, फिर तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम 50 लाख रुपए के काम के बदले 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड करने लगे। ये बात सुनते ही अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि जिस करण को मैं एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर समझता था, वो तो मुंबई के सबसे बड़े माफिया के साथ जुड़ा हुआ है। फिर कस्बे अर्जुन को कहता है कि तुम्हारी बात ना मानकर मुझे बहुत नुकसान हो रहा है और अब मुझे बाकी डीलर से धमकी भी आने लगी है, जिसके कारण मार्केट में मेरा नाम भी खराब हो रहा है। जो मेरे साथ हो रहा है मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें 1.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम एक काम करो, मेरा वो माल जो तुम्हारे डिपार्टमेंट ने गायब किया है जल्दी से मुझे वापस कर दो। लेकिन तभी वहाँ पर कस्बे का भांजा राघव आ जाता है और वो अर्जुन को धमकाने लगता है। वो कहता है कि अगर तूने वो माल वापस नहीं किया तो मैं तेरी बीवी और बेटी को उठवा लूंगा, और तेरी बीवी तो वैसे ही पटाखा है। उसको देखकर मेरा मन मचलने लगता है। अब उसके मुंह से ये बातें सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो राघव पर टूट पड़ता है। फिर वो उसकी अच्छे से पिटाई करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। उस समय कस्बे उनको देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वो कहता है कि अभी भी इसकी अकड़ कम नहीं हुई। अगले सीन में हम देखते हैं देविका के सीनियर उस पर भड़क रहे थे। वो देविका को कहते हैं कि तुम्हारी निगरानी में रखा हुआ कस्बे का माल गायब कैसे हो गया और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो देविका को भला बुरा बोल ही रहे थे
तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और देविका की साइड लेने लगता है। वो कहता है इसमें देविका की कोई भी गलती नहीं है, जो भी माल गायब हुआ है वो मेरे अंडर है। ये बात सुनकर सीनियर चुप हो जाता है और अर्जुन को अपने साथ बाहर चलने को कहता है। इस बात पर देविका भी खुश हो जाती है और सोचती है अर्जुन पहले से कितना बदल गया है, अब वो मेरे बारे में सोचने लगा है। तभी बाहर जाकर ऑफिसर अर्जुन से कहता है, कर्ण तुम मुझे बता दो कस्बे का माल कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि कस्बे को वो माल आज ही पहुँचाना होगा। ये बात सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि ये ऑफिसर भी कस्बे का टट्टू है। फिर अर्जुन कहता है मुझे सच में नहीं पता वो ट्रक कहाँ गया। ये बात सुनकर उसका सीनियर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आरिफ खान अपने सीनियर के साथ बैठकर आनंद मिश्रा की वीडियो देख रहा था। फिर वीडियो देखने के बाद उसका बॉस कहता है, मैं इस वीडियो के बेस पर लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं जारी कर सकता, क्योंकि बस किसी का नाम लेने मात्र से वो सस्पेक्ट नहीं बन जाते और हम उन्हें जेल में नहीं डाल सकते। अगर उनको जेल में डालना है तो हमें और भी ठोस सबूत चाहिए, क्योंकि आनंद मिश्रा ने कमिश्नर से लेकर मंत्रियों तक सबके नाम लिए हैं, इसलिए ये केस बहुत बड़ा बन गया। अब तुम सबूत जुटाने पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर आरिफ कहता है कि मैं इस सच्चाई को सामने लाने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा और आपके सामने वे सारे सबूत पेश करके ही रहूंगा। तभी अर्जुन श्रेया को भी सारी बात बता देता है कि मेरा भाई करण कस्बे के साथ मिला हुआ था। वो बताता है कि कस्बे अब मुझे 1.5 करोड़ रुपया देने को तैयार है, क्योंकि किसी भी कीमत पर उसको अपना माल वापस चाहिए। फिर श्रेया कहती है ये तो बहुत अच्छा मौका है, इतना सारा पैसा लेकर हम यहाँ से भाग जाएंगे और फिर हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन ऐसा करना नहीं चाहता था, वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। फिर श्रेया कहती है मुझे तो लगता है तुम्हें देविका पसंद आने लगी है, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। अब या तो हम 1.5 करोड़ रुपया लेकर यहाँ से भाग जाएंगे या फिर हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात कहकर श्रेया अपना फोन काट देती है। फिर अर्जुन को अपना बचपन याद आने लगता है। करण अपने भाई अर्जुन को बता रहा था कि जिसने मुझे अडॉप्ट किया है वो पुलिस वाला है और अब मैं भी उन्हीं की तरह पुलिस वाला बनूंगा, अब से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फिर अर्जुन करण को उससे दूर जाने के लिए भला बुरा कहने लगता है। वो कहता है जा, ये सारी बातें तू अपनी सीक्रेट डायरी में लिख दे, मुझे ये बातें बताने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसे याद आता है कि करण अपने पास एक डायरी रखता था जिसके अंदर वो सब कुछ लिखता था, जरूर वो डायरी उसके कमरे में ही कहीं होगी। फिर अर्जुन करण के रूम की तलाशी लेने लगता है और फिर वो उसके सूटकेस का लॉक भी तोड़ देता है जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे और उसी में डायरी भी थी। फिर जब अर्जुन डायरी पढ़ता है तो उसमें कस्बे का हिसाब किताब लिखा हुआ था कि उसने अब तक कितने रुपए खाए हैं, यहाँ तक कि उसमें हर एक इंसान का नाम लिखा हुआ था जो कस्बे के साथ उसके काले धंधे में शामिल थे। ये नाम देखकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ राघव नशे में करण को गालियां दिए जा रहा था। वो कहता है पहले मैं करण को मारूंगा और फिर उसकी बीवी के साथ गलत काम करूंगा। फिर वो बाला को देख लेता है और उसे भी भला बुरा कहने लगता है। वो बाला को कहता है तू मेरा गुलाम है, मेरे सामने अपनी आंखें नीची रखा कर, लेकिन बाला तो उसे ही घूरने लगता है। फिर जब राघव उसे मारने लगता है तो बाला उसी का काम तमाम कर देता है। फिर बाला का साथी कहता है ये आपने क्या किया, अगर कस्बे को इस बारे में पता चला तो वो हम दोनों को जिंदा गाड़ देगा। फिर बाला अपना दिमाग चलाता है और कस्बे के पास फोन करके रोने लगता है और कहता है कि करण ने राघव भैया का एनकाउंटर कर दिया है। ये बात सुनकर कस्बे के होश उड़ जाते हैं और वो भी रोने लगता है। ये बात जब अर्जुन को पता चलती है तो वो भी टेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ श्रेया भी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन अर्जुन तो वहां पर जाता ही नहीं। फिर जैसे ही वो नहाकर बाहर निकलता है तो देविका उसे आज के लिए थैंक यू कहती है कि तुमने मेरी साइड ली और डांट पड़ने से बचा लिया। फिर वो उसके साथ रोमांटिक बातें करने लगती है और बातों ही बातों में वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आज तो अर्जुन भी अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी श्रेया भी अर्जुन के ना आने के कारण परेशान हो जाती है और उसको मजा चखाने के बारे में सोचती है। तभी कस्बे भी वकील से कहकर 4 दिन के लिए बेल ले लेता है ताकि वो राघव की मौत का बदला ले सके। फिर वो राघव के अंतिम संस्कार पर जाता है जहां उसकी दीदी उसे खूब सुनाती है कि मुझे मेरे बेटे का बदला चाहिए। श्रेया भी उस समय कस्बे पर नजर रखे हुए थी, शायद वो उससे हाथ मिलाने आई थी और यहीं पर 7th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं अर्जुन करण की बेटी के साथ खेल रहा था, लेकिन तभी रिया छुपने जाती है और वहां पर बाला आ जाता है। फिर वो चुपके से रिया को उठा कर ले जाता है। फिर जब अर्जुन रिया को ढूंढता है तो उसे रिया नहीं मिलती। फिर अर्जुन को घबराहट होने लगती है और वो परेशान होने लगता है कि आखिर रिया इतनी देर से कहाँ छुपी हुई है।
दूसरी तरफ सीबीआई ऑफिसर आरिफ अपनी पूरी टीम के साथ थाने पर धावा बोल देता है और पूरे थाने पर रेड मार देता है, क्योंकि उसके पास करण और उसके साथी राहिल के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे। ये देखकर देविका हैरान हो जाती है कि आखिर करण ने फिर से क्या कर दिया। तभी अर्जुन के पास बाला का फोन आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें कस्बे का माल अभी की अभी वापस करना होगा, वरना बच्ची का क्या हाल होगा ये तुझे पता ही है। अब अर्जुन अपने भाई की बेटी को बचाने के लिए सीधा ट्रक लेने के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में उसके पास देविका की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि यहाँ पर सीबीआई वाले आए हैं और वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन करण उसे बताता है कि मैं तो रिया को लेकर पार्क आया हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे पड़ोसी के घर छोड़कर अभी आता हूँ। अब अर्जुन की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक तरफ तो रिया गायब है और दूसरी तरफ आरिफ पीछे पड़ा है। फिर वो पहले रिया को बचाने का फैसला करता है और सीधा कस्बे का ट्रक लेकर बाला के भेजी लोकेशन पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ देविका और आरिफ दोनों ही अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। फिर देविका दोबारा अर्जुन के पास कॉल करती है, लेकिन अर्जुन उसका फोन नहीं उठाता। फिर गुस्से में आकर आरिफ अर्जुन के फोन की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहता है। फिर आरिफ का साथी बताता है कि अर्जुन तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इतने में अर्जुन बाला की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है और वो बाला को देखकर उसे पहचान लेता है कि ये तो वही खूनी है जिसने आनंद मिश्रा की जान ली थी। इसके बाद अर्जुन उससे पूछता है कि इसमें तो सिर्फ था, माल कहाँ है। फिर बाला उसे बताता है कि पुलिस वालों से बचने के लिए हम पूल टेबल के बीच में ही जानवरों की चमड़ी और दांतों की तस्करी करते हैं। ये बात सुनकर अर्जुन चौंक जाता है। फिर बाला उसे कहता है कि ये कंसाइनमेंट पहले ही लेट हो चुका है, अब तुमको ही इसे जहाज पर भी चढ़ाना होगा। ये बात सुनकर अर्जुन उसे मना कर देता है और बाला के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे मेरी बेटी दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है। फिर वे अर्जुन को बांध देते हैं। फिर बाला उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तू करण नहीं अर्जुन है। ये बात सुनकर अर्जुन चौंक जाता है। फिर बाला उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें श्रेया उसके साथ बातें कर रही थी और वहीं से ही बाला को सच का पता चला। फिर वो अर्जुन को बताता है कि कस्टम वाला करण की पहचान का था, इसलिए अब तुम कस्टम वाले से बात करोगे और वहाँ से हमारा माल निकलवाओगे। एक बार हमारा माल निकल गया तो तुम्हें तुम्हारे भाई की बेटी मिल जाएगी। अब अर्जुन को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। तभी देविका अपनी पड़ोसन को कॉल करती है और पूछती है अर्जुन क्या रिया को उसके पास छोड़कर गया है, लेकिन पड़ोसन मना कर देती है। ये बात सुनकर देविका भी परेशान हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शायद करण जरूर रिया को अपने साथ ही ले गया होगा। फिर आरिफ का साथी उसे बताता है कि करण की लोकेशन अब शिपिंग यार्ड की तरफ जा रही है। फिर आरिफ खान कहता है कि चलो अब हम करण को वहीं पर रंगे हाथों पकड़ेंगे। फिर वे सब करण को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तभी अर्जुन भी करण बनकर कस्टम से कस्बे का माल निकलवा देता है और फिर वो माल शिप में लोड होकर वहाँ से निकल जाता है और ये सब कस्बे कैमरे के जरिए देख रहा था। फिर कस्बे डेविड के पास फोन करके कहता है तुम्हारा माल यहाँ से निकल गया है, अब मुझे मेरे पूरे पैसे मिल जाने चाहिए। फिर वहाँ से माल निकल जाने के बाद बाला करण को कहीं और ले जाने लगता है और आरिफ की टीम भी उसका पीछा करते हुए उसकी लोकेशन को फॉलो कर रही थी। वे सब बहुत परेशान थे कि करण आखिर कहाँ कहाँ जा रहा है। आरिफ समझ जाता है कि जरूर करण ने कस्बे का माल शिप में लोड करवा दिया होगा। फिर ये बात सुनकर देविका हैरान रह जाती है। तभी बाला और उसका साथी अर्जुन को कस्बे के पास ले जाने लगते हैं। फिर बाला का साथी कहता है कि अगर इसने कस्बे के सामने बता दिया कि इसने राघव को नहीं मारा तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। फिर बाला कहता है तुम चिंता मत करो, इससे पहले ही मैं इसे मार दूंगा। इतने में करण का पीछा करते करते आरिफ और देविका भी उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और कस्बे पहले से ही वहां मौजूद था। फिर वे हर जगह की तलाशी लेने लगते हैं। अब अर्जुन जैसे ही कस्बे के पास पहुंचने वाला होता है, बाला उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उन दोनों को ही मार देता है और वहां से भाग जाता है। गोली की आवाज सुनकर पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बाला भी उनके हाथ से निकल जाता है। फिर कस्बे के गुंडे और आरिफ की टीम के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है, जिससे काफी लोग मारे जाते हैं। तभी अर्जुन भागते भागते कस्बे के पास पहुंच जाता है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन कस्बे पूछता है तूने मेरे भांजे राघव को क्यों मारा। अर्जुन कहता है मैंने राघव को नहीं मारा, लेकिन कस्बे उसकी बात नहीं मानता और अर्जुन को मारते हुए कहता है कि मैं अब राघव का बदला तेरी बेटी से लूंगा। फिर वो उसे उसकी बेटी दिखाता है जो कि एक फ्रीजर में बेहोश पड़ी थी। ये देखकर अर्जुन कस्बे को मारने लगता है और फिर वो रिया को बचाने के लिए भागता है। दूसरी तरफ देविका भी गुंडों को मारते मारते करण को ढूंढने में लगी थी ताकि वो रिया तक पहुंच पाए। फिर अर्जुन भागते हुए देविका से टकरा जाता है और फिर उन दोनों में दोबारा झगड़ा होने लगता है। देविका उससे अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती थी, जिस पर अर्जुन उसे बताता है कि उसको कस्बे ने किसी फ्रीजर में बंद कर रखा है, अब हमें उसे ही ढूंढना होगा वरना वो बेचारी मर जाएगी। फिर वे दोनों फ्रीजर सेक्शन में जाकर रिया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी कस्बे के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं
हैं। उन गुंडों को अर्जुन अकेला ही संभाल लेता है और काफी देर तक ढूंढने के बाद उन दोनों को रिया मिल जाती है। रिया के मिलने पर देविका भी शांत हो जाती है। फिर अर्जुन देविका को रिया को घर ले जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं यहाँ पर मामला शांत करके घर वापस आ जाऊंगा। हालांकि देविका को अभी भी पता नहीं चल पाया था कि ये करण नहीं बल्कि उसका भाई अर्जुन है। और फिर वो अर्जुन को अपनी गन देकर रिया के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कस्बे भी अपने गुंडों के साथ वहाँ से निकल लेता है। लेकिन इस समय श्रेया उसकी कार में बैठी थी जो कि उसके साथ मिल चुकी थी। इस समय आरिफ भी गुंडों को चुन चुन कर मार रहा था। तभी वहाँ पर बाला आकर आरिफ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गोली बाला को लग जाती है और वो मारा जाता है। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि अर्जुन ने चलाई थी। फिर अर्जुन आरिफ को अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि मैं करण नहीं बल्कि उसका भाई अर्जुन हूँ। यह सुनकर आरिफ भी चक्कर खा जाता है और वो अर्जुन से कहता है कि अगर तू अर्जुन है तो करण कहाँ गायब हो गया। और इसी हुकिंग सस्पेंस के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों अभी इस सीरीज में बहुत सारे राज आने बाकी हैं जो कि नेक्स्ट सीजन में आएंगे। तो दोस्तों जैसे ही अगला सीजन रिलीज होगा मैं उसे लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। सो प्लीज अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हम मिलेंगे ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।